कांग्रेस नेतृत्व में परिवर्तन की जो बात कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक कर रहे हैं, अब कुछ वैसी ही बातें गांधीवादी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कर दी। दोनों की बातों में फर्क बस इतना है कि कपिल सिब्बल से लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सारे नेताओं ने गांधी वाड्रा परिवार को कांग्रेस छोड़ने की सलाह नहीं दी, लेकिन रामचंद्र गुहा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ कहा कि कांग्रेस को बचाना है तो गांधी वाड्रा परिवार को न सिर्फ पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कांग्रेस से भी अलग हो जाना चाहिए। रामचंद्र गुहा ने अपने एक लेख में लिखा कि क्यों गांधी परिवार को कांग्रेस से जाना चाहिए। गुहा ने लिखा कि अपने वर्तमान अवतार में कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये तीनों नेता आपस में वैचारिक आधार पर जुड़े हुए हैं। इन तीनों को ही राजनीति पारिवारिक विरासत के तौर पर नहीं मिली है। इन तीनों की प्रतिबद्धता हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे जाने की है और वो ऐसा ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तीनों बड़े नेता किसी वैचारिक आधार पर एक नहीं हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इसलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रामचंद्र गुहा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की गंभीरता को लेकर बिहार चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले गए। इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने टिप्पणी भी की थी। इसके उलट अगर बीजेपी की तरफ देखें तो चुनाव में जीत के तुरंत बाद ही अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन जगहों पर रैलियों की घोषणा की जहां पर पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया। गुहा लिखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। रामचंद्र गुहा ने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस के जितने बड़े आलोचक हैं, बीजेपी के उससे भी ज्यादा बड़े। उन्होंने मोदी सरकार की कई नीतियों की खामियां भी बताई। उन्होंने लिखा कि वो जिस कांग्रेस के समर्थक हैं वो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जिसने आजादी दिलवाई, देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दिया। लेकिन आज की कांग्रेस एक तरफ खुद को स्वघोषित तौर पर सेक्युलर भी कहती है और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलती है। गुहा ने लिखा कि कांग्रेस एक तरफ लिबरल सुधारों का क्रेडिट भी लेती है और अगले ही दिन उद्यमियों का तिरस्कार भी कर देती है। कांग्रेस की लीडरशिप से बीजेपी की लीडरशिप में तीन बड़े अंतर गुहा ने अपने लेख में गिनवाए। पहला ये कि वो सेल्फ मेड हैं, दूसरे उनके पास वैचारिक आधार है और तीसरा ये कि वो सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। गुहा ने लिखा कि अभी भी लोकसभा चुनावों में 3 साल का वक्त बाकी है, पर्याप्त वक्त है। कांग्रेस एक बार फिर से खुद को रिबिल्ड करे और भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार करे, साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मजबूत विकल्प तैयार करे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि गांधी परिवार को सिर्फ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से ही नहीं बल्कि पार्टी से भी पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। इस बीच सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में शामिल विवेक तनखा ने एक बार फिर कहा, कांग्रेस की बेहतरी के लिए नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है। शीर्ष नेताओं को इस बारे में सोचना ही होगा, तभी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से कार्यकर्ताओं में उत्साह की बढ़ोतरी होगी। हाल ही में कपिल सिब्बल ने कहा था कि कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया है। पार्टी खुद को भरोसेमंद विपक्ष के रूप में स्थापित नहीं कर पाई। लेकिन गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे नेता नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठाने के बाद कोपभाजन का शिकार हो चुके हैं। विवेक तनखा की राय से पार्टी नेता सहमत तो हैं, लेकिन गांधी परिवार से बाहर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही गांधी परिवार के साथ है। फिर चाहे इस परिवार से किसी को भी पार्टी की कमान मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। अब कुछ उसी तर्ज पर शिवसेना ये नारा लगा रही है। शिवसेना का नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें चिकन दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें पनीर दूंगा। असल में मुंबई में खून की भारी किल्लत हो गई है। ब्लड बैंक में हर ग्रुप के खून की कमी है। शहर में रक्तदान के लिए अपील करते नेता खून के बदले चिकन पनीर बांटने की घोषणा कर रहे हैं। मुंबई में शिवसेना नेता अब रक्तदान के लिए इस तरह के पोस्टर्स के जरिए लुभा रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि शहर के ब्लड बैंक खून की भारी किल्लत झेल रहे हैं। खून की कमी को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। शिवसेना नेता समाधान सरवणकर कहते हैं कि 13 दिसंबर को कैंप लगा रहे हैं, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, ये कोशिश है। शहर को ब्लड की जरूरत है, लोगों को आकर्षित करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं।
बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महज चंद दिनों का खून बचा है, ऐसी नौबत आई ही क्यों। बीएमसी में शिवसेना है, खुद सीएम शिवसेना के हैं। इस किल्लत का कारण महाराष्ट्र सरकार की कोताही है। अब अलग अलग नेता लोगों को खून दान के लिए लुभा रहे हैं, पर राज्य सरकार क्या कर रही है। मुंबई के ब्लड बैंक्स का कहना है कि सिर्फ रेयर ब्लड ग्रुप ही नहीं, आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप का रक्त भी खत्म हो रहा है। समर्पण ब्लड बैंक की दर्शना उपाध्याय ने बताया कि आज की तारीख में हर ब्लड ग्रुप की तकलीफ है। एक समय ऐसा था कि O पॉजिटिव और B पॉजिटिव के अगर ज्यादा डोनर हैं तो हम उनका नंबर लिखकर रखते थे, कहते थे जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। लेकिन मार्च से पोजीशन एकदम बदल गई है। आज की तारीख में O पॉजिटिव और B पॉजिटिव पूरा खत्म हो रहा है। डॉक्टर राजीव निकटे के अनुसार मार्च से अब तक ब्लड डोनेशन में 40% की कमी आई है। ब्लड बैंक की टेक्निकल सुपरवाइजर पूनम यादव कहती हैं कि इसकी अवेयरनेस न होने के कारण लोग अभी भी डरे हुए हैं कि हमें भी कहीं इन्फेक्शन न लग जाए और फिर कहीं परिवार के लोगों को तकलीफ न हो। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। खून की कमी कैंसर, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। फोर्टिस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर ललित धनतोले ने कहा कि कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया के मरीजों को मंथली बेसिस पर रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा उन्हें ही दिक्कत आ रही है क्योंकि रेगुलर ब्लड डोनर नहीं आ पा रहे। अब हमने एग्रेसिव कॉलिंग शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे को सीएम बने 1 साल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक बाला साहब ठाकरे के नाम पर एक भी बड़ी योजना की शुरुआत नहीं की गई। बाला साहेब के नाम पर योजना तो छोड़िए, उनके जन्मदिन को भी खुलकर मनाने में महाविकास आघाड़ी सरकार संकोच करती दिखी। लेकिन जब बात शरद पवार की आई तो उद्धव ठाकरे से लेकर पूरी सरकार बिछ गई। वजह यह है कि आखिर उद्धव बाला साहब ठाकरे की वजह से नहीं, बल्कि शरद पवार की कृपा से सीएम बने बैठे हैं और कांग्रेस किनारे से सत्ता की मलाई चाट रही है। विधानसभा चुनावों में हारने वाली 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार आखिर जैसे तैसे चल ही रही है, तो इसका सारा क्रेडिट शरद पवार को ही जाता है। इसलिए शरद पवार की तरफ से किसी बड़े गिफ्ट की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार शरद पवार के जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे शरद पवार के 80वें जन्मदिन पर राज्य में शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत खेतों तक संपर्क के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए अन्य कार्य किए जाएंगे। इसमें कहा गया कि खेती के लिए तालाब और मवेशियों व मुक्कुट के लिए नए आश्रय का निर्माण भी इस योजना के तहत कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को नौकरी उपलब्ध कराना भी इस योजना का एक प्रमुख पहलू है। पवार के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनसीपी ने पूरे राज्य में 400 से 500 वर्चुअल रैलियां करने का प्लान तैयार किया। इसके अलावा उनके जन्मदिन पर रोजगार मेले और रक्तदान शिविर जैसे कई आयोजन किए जाएंगे। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि नेताजी शनिवार को 80 साल के हो रहे हैं और पार्टी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ये दिन खास तरीके से मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एनसीपी सीमित लोगों के साथ मुंबई स्थित YB चौहान सेंटर में पवार साहिब का जन्मदिन मनाएगी। उन्होंने बताया, लेकिन राज्य के 36 जिलों में होने वाली 400 से 500 रैली में 3 लाख लोग आएंगे। अस्पतालों में खून की कमी को देखते हुए पार्टी ने 13 से 20 दिसंबर तक रक्तदान शिविर आयोजन करने का फैसला किया। इस शिविर के पहले दिन सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सुले रक्तदान करेंगी। उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी होंगे। वहीं पार्टी ने राज्य कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं के लिए 80,000 नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य के जॉब पोर्टल महास्वयं पर युवाओं के रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट के मुताबिक करीब 214 कंपनीज को लगभग 40,000 लोगों की जरूरत है। हम 12 दिसंबर तक 1,25,000 युवाओं को रोजगार के लिए रजिस्टर करने और 80,000 नौकरियां देने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कांग्रेस में उठे बागी सुर और एक के बाद एक चुनावी हार से त्रस्त गांधी वाड्रा परिवार देश की सियासत में अपना वजूद खोता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ही नहीं, यूपीए के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे हैं।
वजह ये कि बिहार चुनावों में जिस तरीके से आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोला था, इसके चलते ही यूपीए के बिखराव के संकेत मिलने लगे। सवाल ये उठने लगा कि गांधी वाड्रा परिवार कांग्रेस का ही भला नहीं कर पा रहा है तो यूपीए का क्या करेगा। और ये भी कि जब कांग्रेस के ही बड़े नेता गांधी वाड्रा परिवार से कांग्रेस की आजादी चाहते हैं तो उस परिवार के नेतृत्व को यूपीए को क्यों स्वीकार करे। हद तो तब हो गई जब इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी गांधी वाड्रा परिवार को कांग्रेस छोड़कर जाने की सलाह दे डाली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूपीए का अगला चेयरपर्सन कौन होगा। सोनिया गांधी जैसे तैसे कर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनवा सकती हैं, लेकिन यूपीए का चेयरपर्सन नहीं। इसलिए यूपीए के चेयरपर्सन की खोज तेज हो गई है। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी से यूपीए की कमान अब शरद पवार के हाथों में देने की तैयारी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 80 साल के शरद पवार यूपीए के अगले चेयरपर्सन होंगे। सोनिया गांधी के विदेशी होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ने वाले पवार ने 2018 में कहा था कि सोनिया गांधी खुद पीएम बनने का सपना देख रही थीं, लेकिन अब वही शरद पवार यूपीए के चेयरपर्सन बनेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक गुट अब भी राहुल गांधी के भरोसे है। वह चाहता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस और यूपीए की जिम्मेदारी संभालें। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पार्टी के साथ साथ यूपीए की जिम्मेदारी संभालने से भी इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में तय है कि राहुल गांधी यूपीए का चेहरा होंगे, वहीं चेयरमैन की जिम्मेदारी शरद पवार संभालेंगे, जो यूपीए के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर पवार के विचार ऐसे हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं। शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है, यानी वे एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली थी। बालासाहेब थोराट जैसे नेता ने कहा था कि पवार को राहुल गांधी के बारे में कुछ समझ ही नहीं है। मतलब ये कि पवार अगर यूपीए के चेयरमैन बनते हैं तो कांग्रेस के साथ उनकी खींचतान जारी रहेगी। उससे पहले चीन को लेकर राहुल गांधी की बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए पवार ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बिहार के चुनावों के नतीजों के बाद सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। माना जा रहा है कि पवार को यूपीए की जिम्मेदारी देना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि यूपीए की कई पार्टियां राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर रही हैं। कांग्रेस से अलग होकर अलग पार्टी बनाने के बावजूद पवार की एनसीपी ज्यादातर समय उनके साथ गठबंधन में रही है। यूपीए की दोनों सरकारों में खुद पवार भी मंत्री थे। महाराष्ट्र में भी दोनों दल सरकार चला चुके हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार में भी दोनों पार्टियां शामिल हैं। सोनिया गांधी 2004 से ही यूपीए की चेयरपर्सन हैं। यूपीए का गठन उसी साल आम चुनावों के बाद हुआ जब कांग्रेस ने वाम दलों के समर्थन से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस के राज में बिना डील के कोई डील होती ही नहीं, और रक्षा सौदों में घोटाले की बात आते ही कांग्रेस का नाम सबको याद आ जाता है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यूपीए शासनकाल में एम्ब्रेयर विमानों की खरीद में हुए घोटाले को लेकर एक आरोप पत्र दाखिल किया है। मनमोहन सरकार के दौरान एम्ब्रेयर विमान की खरीद में कथित रिश्वतखोरी के मामले में रक्षा डीलर विपिन खन्ना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में एक आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र में ये दावा किया गया है कि विपिन खन्ना ने रिश्वत के रूप में 25 करोड़ रुपए ऐंठे। विपिन खन्ना यूपीए 1 सरकार के विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के करीबी सहयोगी हैं। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर से विमान खरीद यूपीए के तहत किया गया तीसरा रक्षा सौदा है, जिसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। इसके पहले ईडी भी इटली से ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स और स्विट्जरलैंड से 75 पिलाटस विमानों की खरीद में घोटाले की जांच भी कर रही है। एम्ब्रेयर खरीद मामले में ईडी ने भारतीय एजेंट्स को मिली 26 करोड़ रुपए की रिश्वत से कथित लेन देन के मिलने के बाद 16 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। 2008 में भारत ने एयरबोर्न रडार सिस्टम के लिए ब्राजील के एम्ब्रेयर से 3 विमान खरीदे थे। ब्राजील के निर्माता पर $210 मिलियन के सौदों में $5 मिलियन से अधिक का कमीशन देने का आरोप है। पंजाब के संगरूर के एक प्रमुख चावल निर्यातक KRBL के खातों के सहारे कमीशन की रकम ली गई थी और वहां से विपिन खन्ना के खाते में मनी ट्रांसफर किया गया। विपिन खन्ना का बेटा कांग्रेस का विधायक रह चुका है। KRBL लिमिटेड इंडिया गेट बासमती चावल की निर्माता कंपनी है। सूत्र बताते हैं कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि PMLA के तहत जांच से पता चला है कि ब्राजील विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर SA ने $210 मिलियन में भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए विपिन खन्ना नाम के एक बिचौलिए को $5.76 मिलियन का कमीशन दिया गया।
भारत के रक्षा खरीद नियमों के अनुसार रक्षा सौदों में बिचौलियों को रोकने के कठोर प्रावधान हैं। ब्राजील के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एम्ब्रेयर ने सऊदी अरब और भारत में सौदों के लिए बिचौलियों की सहायता ली थी। नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर चल रही सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। कांग्रेस चाहती है कि देश के बच्चे सोनिया गांधी की जीवनी पढ़ें और इससे शिक्षा प्राप्त करें और इसका अनुसरण करें। इसके लिए कांग्रेस ने एक राज्य का भी चुनाव कर लिया, जहां सोनिया गांधी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने की मुहिम शुरू कर दी है। ये राज्य न तो कांग्रेस शासित पंजाब है, न राजस्थान और न ही छत्तीसगढ़। ये राज्य है तेलंगाना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तेलंगाना के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की जीवनी पढ़नी होगी। कांग्रेस ने राज्य सरकार से सोनिया गांधी की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्षा के 74वें जन्मदिन के मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्रवण दासोजू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से इस बात का आग्रह किया है। इसके साथ तर्क ये दिया जा रहा है कि वर्ष 2014 में के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी को सारा क्रेडिट जाता है और इसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राव ने राज्य के गठन के बाद विधानसभा में कहा था कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना का अस्तित्व नहीं है। तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इसके बदले में टीआरएस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब तेलंगाना के गठन के लिए कांग्रेस ने जीतोड़ मेहनत की। उन्होंने कहा कि इस योगदान और प्रतिबद्धता के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को सम्मान दें और एक यादगार उपहार के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को शामिल करें। हालांकि तेलंगाना के गठन से सबसे अधिक फायदे में रहने वाले के चंद्रशेखर राव की ओर से उनके सम्मान में कुछ नहीं किया गया और न ही इस ओर को रुचि दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के एक साल बाद वर्ष 2015 के मई में राज्य के गठन से जुड़ा एक नया पाठ कक्षा 10वीं के इतिहास के सिलेबस में शामिल किया गया। इस पाठ में सन 2009 में केसी राव के उपवास से लेकर राज्य के गठन तक का विवरण है, लेकिन इसमें कहीं भी कांग्रेस या सोनिया गांधी का जिक्र नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि मैडम सोनिया गांधी के बारे में देश के बच्चे जानें, पढ़ें। नेहरू इंदिरा को पढ़ने वाले बच्चे सोनिया गांधी के बारे में नहीं जानेंगे तो उनका नुकसान होगा। सोनिया गांधी की जीवनी को बच्चों की किताब में शामिल करने को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी बहुत सीरियस है।